पहले हमें कुछ चीज और को समझना पड़ेगा, जैसे कि मांग फलन। मांग फलन होता क्या है, यानी कि मांग जो है वो किन किन तत्वों के ऊपर निर्भर होती है, मांग के ऊपर किन किन तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत मांग फलन, और जो दूसरा हमारा वो है बाजार मांग फलन। अब जो व्यक्तिगत मांग फलन है उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो केवल एक व्यक्तिगत मांग फलन को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार हमने किया था अपनी व्यक्तिगत मांग की, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग वक्र किया, उसी प्रकार हमारा ये है व्यक्तिगत मांग फलन। सबसे पहले है वस्तु की अपनी कीमत। वस्तु की अपनी कीमत कैसे, जैसे आप बाजार में जाते हैं और आपको 1 किलो सेब लेना है। अगर सेब 50 रुपए किलो है तो सभी खरीदते हैं, लेकिन अगर वही सेब 200 या 250 रुपए किलो है तो उसको कोई खरीदना पसंद नहीं करता। तो इसी प्रकार क्या है कि वस्तु की स्वयं की कीमत, यानी कि जब वस्तु की कीमत स्वयं बढ़ जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, और जब वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो सबसे पहला इफेक्ट है वो है वस्तु की स्वयं की कीमत। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है संबंधित वस्तुओं की कीमत। अब उस वस्तु से संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो उस वस्तु से संबंधित होती है। पहली है प्रतिस्थापन वस्तुएं और जो दूसरी है वो है पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती हैं? जैसा कि नाम है प्रतिस्थापन, यानी कि किसी एक वस्तु के बदले जब हम दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं और वो वस्तु जिसका हमने प्रयोग किया है वो वैसी ही होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जैसे कि चाय और कॉफी। चाय के स्थान पर हम किसको पी सकते हैं, कॉफी को, और कॉफी के स्थान पर हम किसको ले सकते हैं, चाय को। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं किस प्रकार जो है मांग को प्रभावित करती है। मान लो चाय महंगी हो जाती है तो क्या होता है, जो कॉफी है उसको हम पी सकते हैं, लेकिन अगर कॉफी महंगी हो जाती है तो उसके स्थान पर किसको लिया जा सकता है, चाय। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं वो भी किसके ऊपर इफेक्ट डालती हैं, मांग फलन के ऊपर। अगला है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे की पूर्ति करती हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल कैसे, अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो जो कारों की बिक्री है वो कम हो जाएगी, अगर पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो कारों की बिक्री ज्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार पूरक वस्तुएं भी क्या है, व्यक्तिगत मांग फलन है। अगला कहता है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय किस प्रकार, अगर एक उपभोक्ता यानी कि एक व्यक्ति की जब आय बढ़ती है तो वो किसके ऊपर प्रभाव डालती है, उसकी जो चीजें खरीदने की क्षमता है, या हम कह सकते हैं मांग की जो क्षमता है उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालती है। तो इसी प्रकार जो उपभोक्ता की आय है वो जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर प्रभाव डालती हैं। निम्न कोटि वस्तुएं और जो हमारी गिफन वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डालती हैं। इसलिए जो उपभोक्ता की आय है वो किसके ऊपर प्रभाव डालेगी, सामान्य वस्तुओं के ऊपर। जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उपभोक्ता की आय अगर कम होती है तो मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो हमारा अगला है वो है रुचि और प्राथमिकताएं। रुचि और प्राथमिकताएं कैसे, अगर एक व्यक्ति या एक उपभोक्ता की रुचि किसी चीज को खरीदने में है तो वो उसी चीज को खरीदना चाहेगा। अगर वो उस चीज को खरीदता है तो मांग में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी। अगर उसकी रुचि या प्राथमिकता उसको खरीदने में नहीं है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार जो हमारा ये व्यक्तिगत मांग फलन था उसमें हमने देखा कि हमारे जो 4 पॉइंट हैं यही क्या कर रहे हैं, मांग को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार व्यक्तिगत मांग फलन हमने देखा उसी प्रकार है हमारा अगला बाजार मांग फलन। बाजार मांग फलन यानी कि जहां पर बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं, जब बहुत सारे उपभोक्ता होंगे तो बाजार हो जाएगा। तो जनसंख्या के ऊपर, जहां पर जनसंख्या कम होगी वहां पर वस्तुओं की मांग भी कम होगी, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर वस्तुओं की मांग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सरकार की नीति, सरकार की नीति 2 तरह की होती है, या तो टैक्स लगाने की होती है या सब्सिडी देने की होती है। ठीक है, जब सरकार टैक्स लगाती है तो क्या हो जाता है, चीजें महंगी हो जाती है, और जब सब्सिडी देती है तो चीजें सस्ती हो जाती है, और जब चीज महंगी होती है तो वस्तुओं की जो मांग है वो घट जाती है, और जब सब्सिडी देती है तो वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। अगला है जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम के अनुसार भी हम देखते हैं कि मांग के ऊपर इफेक्ट होता है। जैसे कि हम गर्मियों में केवल सूती कपड़े खरीदते हैं, ठीक है,
कोई भी ऊनी कपड़ा लेना पसंद नहीं करता। और सर्दियों के मौसम में हम कैसे कपड़े खरीदते हैं? ऊनी कपड़े खरीदते हैं। तो सर्दियों के मौसम में ऊनी कपड़ों की मांग ज्यादा होती है और गर्मियों के मौसम में सूती कपड़ों की मांग ज्यादा होती है। अगला है आय का वितरण। अगर आय का वितरण सही है तो हमारी मांग बढ़ती है, और अगर आय का वितरण गलत तरीके से हो रहा है तो मांग कम हो जाती है। तो ये थे हमारे मांग फलन, हम कह सकते हैं डिमांड फंक्शन, जो कि हमारी मांग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। हमारी मांग को प्रभावित करने वाले ये टोटल तत्व हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है कि मांग फलन कौन कौन से होते हैं, तो आपको केवल ये व्यक्तिगत मांग फलन या बाजार मांग फलन एक नहीं लिखने हैं, बल्कि दोनों लिखने हैं। अगर हो सकता है, अगर आपको ये याद एक न रहे तो केवल लिख सकते हो कि मांग फलन को प्रभावित करने वाले तत्व, और कोई भी पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हो। जब हमारा मांग फलन कंप्लीट हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं मांग के नियम की तरफ। अभी हमने देखा था जब हम मांग फलन कर रहे थे तो वस्तु की अपनी कीमत जो है वो मांग के ऊपर क्या डाल रही थी? प्रभाव डाल रही थी। किस प्रकार प्रभाव डाल रही थी वो? कि अगर वो महंगी हो जाती है तो मांग कम हो जाती है, और अगर वो सस्ती हो जाती है तो मांग ज्यादा हो जाती है। यही हमारा मांग का नियम है। हम कहेंगे कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसको हम लिख सकते हैं वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर और वस्तु की कीमत कम होने पर क्या हो जाएगा? कम होने पर मांग बढ़ जाएगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उल्टा लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? ये लिख देंगे कि वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर मांग कम हो जाती है, और मांग बढ़ जाने पर वस्तु की कीमत कम हो जाती है। ये तो लाइन सही लिख दी, लेकिन आगे की लाइन गलत लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें पहले कीमत को देखना है कि कीमत बढ़ जाने के बाद मांग के ऊपर क्या असर होता है। जैसे ही कीमत बढ़ी मांग कम हो गई, जैसे ही कीमत कम हो गई तो मांग क्या हो गई? बढ़ गई। तो यही हमारा मांग का नियम है। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि देखो, ये है हमारा प्राइस, किसी भी वस्तु का लगा लो, और ये है क्वांटिटी। अगर हमारा प्राइस 10 रुपए है तो हम क्वांटिटी यानी कि मात्रा लेते हैं 100। अगर हमारा प्राइस 9 रुपए है तो हम क्वांटिटी लेते हैं 150, और अगर 8 है तो हम क्वांटिटी लेते हैं 200। यानी कि जैसे जैसे हमारा जो प्राइस है, रेट है, वो कम होता जा रहा है, वैसे वैसे मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये देखिए, इसका ये डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। OX के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है, और OY के ऊपर हमने प्राइस को लिया है। जैसे जैसे हमारी कीमत यानी कि 10 है तो 100 है, जब 9 हो जाती है, यहाँ पर 9 है तो ये हो गई 150, और 8 है तो ये हो गई 200। तो देखो, ये हमारा जो DD है ये क्या है? ये है हमारा डिमांड कर्व, यानी कि मांग वक्र। मांग वक्र देखो, इसकी पोजीशन क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ है। कहाँ है? ऊपर से नीचे की ओर है, और इसका ढलान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इसका ढलान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। हमेशा हमें याद रखना है कि जो मांग का फलन है, जो मांग का नियम है, उसका ढलान यानी कि मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे, या हम कह सकते हैं ऋणात्मक होता है। देखो, इसकी बहुत सारी मान्यताएं होती हैं। अभी हमने जब इसको स्टार्ट किया तो हमने कहा था अन्य बातें समान रहने पर। कौन कौन सी बातें? यानी कि जो ये तत्व है जितने भी, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। वस्तु की कीमत में बदलाव नहीं होगा, प्रतिस्थानापन्न वस्तु में बदलाव नहीं होगा, पूरक वस्तु में बदलाव नहीं होगा, उपभोक्ता की आय में बदलाव नहीं होगा, रुचि और प्राथमिकता में बदलाव नहीं होगा, जनसंख्या में बदलाव नहीं होगा, सरकार की नीति में बदलाव नहीं होगा, जलवायु और मौसम में बदलाव नहीं होगा, आय के वितरण में बदलाव नहीं होगा। अगर इनमें से एक भी चीज में बदलाव हो जाता है तो हमारा मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता। हम हमेशा मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें क्या रहती हैं? समान रहती हैं। तो क्या हो जाता है? मांग का नियम लागू हो जाता है। इस प्रकार आज हमारा जो है
बार बार मांग का नियम जो है बार बार अपनी कॉपी में करके देखना और डायग्राम को जरूर